हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे 2014 के पेपर डिस्कस, जो कि होंगे सोशल स्टडीज़ के। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इन विच वे डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, जो विश्व युद्ध पहला था, उसने भारत की आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन को उसको कैसे बदल दिया। चलिए देखते हैं। कॉमन पीपल गॉट बेनिफिटेड एज देयर वाज अ शार्प फॉल इन प्राइजेस। कि आम लोगों को फायदा हुआ क्योंकि वहां पर कीमतों में तेज गिरावट आई। मेनली प्रिंसली स्टेट्स रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। जो कई रियासतें थीं प्रिंसली स्टेट्स वाली, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इंडिया इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड एज वर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। कि भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की। पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन कांग्रेस वर बैंड फॉर 6 ईयर। जो राजनीतिक कार्य थे किसके, नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उनको 6 सालों के लिए बैन कर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उस समय में क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई। वॉर जंग की वजह से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण भारतीय जो उद्योग थे बहुत ही ज़्यादा चलने लग गए थे। ठीक है, फ्लरिश होने लग गए थे, प्रोग्रेस होने लग गई थी उनकी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंपास फाउंड इन ब्राज़ील इज अ। जो कंपास है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, ये है क्या? एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एक डांस है, ट्रॉपिकल एनिमल है या ट्राइब है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, पारंपरिक नृत्य है या उष्णकटिबंधीय जानवर है या जनजाति है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता लगेगा जो इक्वेटर है वो ब्राजील से, साउथ अमेरिका से होकर गुजरती हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका से होकर गुजरती हैं, तो इसलिए ये जो ब्राजील है वहीं आता है। तो इसके जो ग्रासलैंड होंगे वो भी तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही होंगे ना। इसका जो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वहां पर सारा साल ही वर्षा होती रहती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द। जो लक्षद्वीप द्वीप है वो कहाँ पर पाया गया है? कहाँ पर है ये? अरेबियन सी, अरब सागर में है, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी, या दक्षिण चीन सागर में है, या इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में? तो उसका जो सही उत्तर है वो है अरेबियन सी में है। ये भारत की सबसे छोटी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में से ये सबसे छोटा है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। इसका सही उत्तर क्या है? अरेबियन सी इज द राइट आंसर, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द क्या है ये? सर्कल दैट डिवाइड द अर्थ डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन इक्विनॉक्स व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल, position of the sun on a particular meridian at 12 o'clock in the noon, circle that divide the globe into 2 parts। तो देखते हैं क्या है ये। वह चक्र जो ग्लोब पर रात से दिन को विभाजित करता है, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात एक बराबर होती हैं, दोपहर 12 बजे किसी विशेष मध्याय पर सूर्य की स्थिति, वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ये वैसे हमने कल वाली क्लास में एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की कंप्लीट एनसीईआरटी की शुरू की है, उसमें हमने ये वाला लेसन पढ़ा था और उसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है। तो ये है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ये वो चक्र है जो ग्लोब को रात और दिन को विभाजित करता है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर है सन की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, और यहाँ पर एक लकीर से खींची हुई है कि इतनी जगह पे रोशनी पड़ रही है, इतने जगह पे दिन है, और इतनी जगह पे ये रात है। ये वाली जो जगह है ये क्या है? यहाँ पर रात है। तो ये जो रात वाली जगह है और इन दोनों को जो भागों को अलग कर रही है, यहाँ पर जो लाइन है ये जो अलग कर रही है, ये क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज रिटन दैट रजिया वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स। किसने लिखा है कि जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाइयों से कहीं अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये बदायूं ने लिखा है, मिनहाज सिराज ने लिखा है,
या जियाउद्दीन बरानी या अलबरूनी। तो उसका जो सही उत्तर है मिनहाज सिराज ने लिखा ये। जब रजिया सुल्तान को 1236 में गद्दी मिली थी और इनको 1240 में से गद्दी से हटा दिया गया था, 1240। ठीक है, तो उस समय में मिनहाज सिराज ने कहा था कि अगर ये रजिया फीमेल ना होती, ये औरत ना होती, तो शायद ही बहुत ही अच्छी शासक होती। सिर्फ इनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये सिर्फ औरत थी। लोगों को लगा कि ये शायद सही ढंग से राज नहीं कर सकते। तो इसका ये उत्तर है मिनहाज सिराज ने ये बात कही थी कि ये क्वालिफाइड होती अपने ब्रदर से ज़्यादा, ये योग्य थी। इनके बाद जो भी सुल्तान आए वो सारे अच्छे से ढंग से राज नहीं कर पाए, उनको हटा दिया गया था किसी ना किसी के द्वारा या मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, दंती दुर्गा हु परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ वाज, कि जो दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक का एक अनुष्ठान किया था, क्या था वो? प्रतिहार प्रमुख था, राष्ट्रकूट चीफ, पल्लव चीफ या चोला किंग? तो जिसका सही उत्तर है वो राष्ट्रकूट चीफ था। कौन राष्ट्रकूट चीफ कौन था? दंती दुर्गा, जिसने एक रिचुअल किया था हिरण्यगर्भ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कन्वेंशनल डायरेक्शन मार्क्ड ए रिप्रेजेंट। कल भी हमने ये वाला लेसन जो किया था ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, उसमें भी ये हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था कि कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। अब इन्होंने वही पूछ लिया, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ए रिप्रेजेंट है, ए है क्या है ये? यहाँ पर जो ए डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन को हमें दर्शा रहा है? तो ये होगी वेस्ट है, ये वेस्ट पश्चिम है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं और बाकी जो बीच वाली होती हैं इन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स was the village headman made responsible to collect revenue and pay it to the company? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व समझौते में ग्राम प्रधान को राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? क्या परमानेंट सेटलमेंट में कहा गया था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या जमींदारी सिस्टम? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सेटलमेंट। इसमें जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हुआ करते थे ऑफिसर्स, वो आया करते थे विलेज के हेडमैन के पास और उनको कह दिया करते थे कि आप सारे गांव का जो लगान है वो कर है वो आप इकट्ठा करके हमें जमा करवाओगे। तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल की जो व्यक्तित्व होता था वहाँ पर भी उनकी जिम्मेवारी बनती थी। अगर कोई जो वहाँ पर व्यक्ति इन हेडमैन को कर नहीं दे पाता था तो उनको उनकी ज़मीनें हेडमैन जब्त कर लेते थे और इनको बाद में ये सारा टैक्स किनको देना पड़ता था? ये रेवेन्यू किनको देना पड़ता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इसका सही कौन सा उत्तर है? महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इंस्क्रिप्शन अ दिल्ली सुल्तान इज सैड टू हैव बीन चोजन बाय द गॉड बिकॉज ही हैज द क्वालिटीज लाइक मोसेस एंड सोलोमन। हु वाज दैट सुल्तान? दिल्ली सुल्तान। कि एक शिलालेख में लिखा गया है कि एक दिल्ली का सुल्तान था जो खुद को कहता था कि मैं भगवान द्वारा चुना गया हूँ। इसके पास मूसा और सुलेमान जैसे गुण हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्या वो फिरोज शाह तुगलक था? क्या बलबन उसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी? तो उसका जो सही उत्तर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे तो भगवान ने चुना है। अक्सर वो उसमें उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे वो ऐसा ही किया करते थे कि अपने आप को भगवान का अवतार बता दिया करते थे, जिनसे उनकी जो सारे आदेश हैं उनका सारा आदेश सभी लोग माने, इसलिए वो ऐसा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, शफी एंड हनाफी आर। जो शफी और हनाफी है ये क्या है? प्लेसेस इन सऊदी अरेबिया की है, सऊदी अरेबिया में कोई स्थान है? इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ, क्या ये इस्लाम के कानून स्कूल हैं? या 2 इस्लामिक रूलर, ये 2 इस्लामी शासक हैं? या इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, या इस्लामी वास्तुकला शैली है कोई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ। शाफी एंड हनाफी क्या है? शाफी एंड हनाफी ये एक इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ है, कानून के इस्लामिक एक कानूनी स्कूल है ये। क्वेश्चन नंबर 11, टू शो द चेंज इन द रेनफॉल इन अ पार्टिकुलर रीजन इन अ डेकेड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सूटेबल टीचिंग एड। कि एक दशक में किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा में परिवर्तन दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त शिक्षण सहायता होगा? ठीक है, तो इसमें हमें क्षेत्र वर्षा के बारे में बताना है कि किसी क्षेत्र में इतना इतना परिवर्तन हुआ, तो हम उसको कौन सी ऐसी डायग्राम है
जिसमें हम दिखाकर उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो उसके लिए क्या बार डायग्राम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वेन डायग्राम या फ्लो चार्ट। तो उसको दिखाने के लिए बार डायग्राम बेस्ट रहेगा, इसमें कंपैरिजन हो पाएगा अच्छे से, इसलिए बार डायग्राम क्या होगा, बेस्ट रहेगा रेनफॉल को दिखाने के लिए। ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया था एक शायद। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ विलेज कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन ऑफ द यंग वंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डाटा। कि एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ विलेज, कि हमने किसी गांव की, कम्युनिटी की क्या करनी है, यंग वंस इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डाटा, कि हमने किसी ग्राम समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना। ये कौन सी शिक्षा होगी, कौन सा होगा, कि ये हम इसको कौन सा डाटा कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या नरेटिव डाटा होगा, ये क्लिनिकल केस स्टडी डाटा, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। क्योंकि हम सीधा जाएंगे ना गांव के पास, तो ये हम उनसे सीधी जानकारियां लेंगे। तो ये कौन सा डाटा होगा, ये होगा प्राइमरी डाटा, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा है, फ्रेश डाटा है, प्राथमिक डाटा, प्राथमिक जानकारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द व्हील डायग्राम शो टिपिकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लेबरर्स इन रूरल एरियाज। फॉर हाउ लॉन्ग आर दे अनेबल टू गेट रेगुलर जॉब्स। इन्होंने कहा है कि ये जो पहिया दिखाई दे रहा है आपको, किसमें इन्होंने बताया कि ये बता रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं कि उनको कितने टाइम तक जो मौके मिलते हैं, नौकरी जो उनको जॉब मिलती है, जो उनको लेबर करने का मौका मिलता है, वो उनको इतने टाइम तक मिलता है। अब आपको ये बताना है कि उनको कितने टाइम तक जॉब नहीं मिलती। तो देखिए जून में वो क्या कर रहे हैं, सैपलिंग प्रिपरेशन, फिर कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग, फिर सितंबर अक्टूबर में कर रहे हैं वीडिंग, कटाई छटाई कर रहे हैं, जो होते हैं ना जो उसमें फालतू से प्लांट्स उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स। अब आगे हार्वेस्टिंग, कटाई कर रहे हैं फसल की नवंबर और दिसंबर में। तो अब बचा कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4 5। तो इसके कितने हुए, 5 मंथ। 5 मंथ इसका सही उत्तर होगा, ये आपको देख के बताना था। क्वेश्चन नंबर 14, in order to understand the role of various issue during an election, which of the following would you mostly likely ask your student। कि आप किसी चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप अपने छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछेंगे। एनालाइज ईच पार्टी प्रायोरिटीज एंड द टाइप ऑफ पॉलिसीज इट इज लाइकली टू सपोर्ट। कि आप उसे कहेंगे कि आप अपनी पार्टी के, जिस पार्टी को आप वोट देने वाले हो या फिर सभी पार्टियों के, आप ये देखिए कि वो कौन सी बातों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पहल कौन सी बातों को दे रहे हैं, कि कौन कितना शिक्षा में पैसा लगाएगा, कि अगर हम जीत गए तो हम ये काम कर देंगे, अगर हम ये वाला काम करेंगे, कि कौन कौन सा वो काम करने को कह रहे हैं और कौन कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं, वो उनकी सूची बनानी है, उनका हम एनालाइज करेंगे। कंडक्ट सर्वे इन योर लोकेलिटी फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम एक सर्वे कंडक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी कौन सी है, भले उसने काम कोई भी ना करने का सोचा हो, बस वो देखेंगे कि हाँ ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनमें लोगों की बहुत ज़्यादा जान पहचान है, तो हम इनकी वो क्या करते हैं, इनका हम सर्वे कनेक्ट कर लेते हैं। एनालाइज द कंपेयर द टाइम डिवोटेड बाय नेशनल न्यूज़ चैनल टू डिफरेंट पार्टीज। जैसा कि आजकल होता है कि हमने देख लिया कि ये चैनल में सबसे ज़्यादा न्यूज़ कौन सी पार्टी की दिखाई जा रही है, कि अच्छा ये पार्टी ने काम भले कुछ ना किया हो पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये पार्टी ने ऐसा कर दिया, वो पार्टी ने ऐसा कर दिया, तो हमने ये टाइम निकालना है कि अच्छा इस वाली पार्टी को इस न्यूज़ चैनल ने इतना टाइम दिया है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एनालाइज द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स रिगार्डिंग आर्गुमेंट अगेंस्ट ईच अदर बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने कहा कि हम न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, जिसमें किस बात के लिए, कि वो जो तर्क, जो एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम या दलीलें दी गई होंगी एक दूसरे पार्टी को एक दूसरे के द्वारा, तो हम उसका एनालाइज करेंगे। तो इसका सबसे पॉजिटिव और अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा एनालाइज द ईच पार्टी प्रायोरिटीज एंड अदर टाइप ऑफ पॉलिसीज इट इज मोस्टली लाइक टू सपोर्ट। कि जो पार्टी कौन सी नीतियों और को प्राथमिकता दे रही है, उसका हम विश्लेषण करने को कहेंगे, जिनके समर्थन की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फेडरलिज्म रेफर्स टू, जो संघवाद है वो क्या है। फेडरलिज्म ऑफ स्टेट्स टू रन द कंट्री, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स टू रन द कंट्री, के देश चलाने के लिए राज्यों का संघ है सिर्फ। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक लॉस, कि सिर्फ
सेंट्रल सरकार को ही नियम बनाने का हक है। क्या ऐसी बात है? कोई भी कानून बनता है तो उसको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के साथ भी तो पास किया जाता है। लोकसभा से तो माना कि हमारी जो सेंटर की सरकार चलती है, पर राज्यसभा से इसमें तो सभी राज्य के लोग होते हैं। अब जब तक वो कानून लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास नहीं होगा तो वो कानून कैसे बनेगा? तो ये बात तो वैसे ही गलत हो जाएगी। जो जुडिशरी इज अ हायर अथॉरिटी इन द कंट्री। अभी ये देखते हैं कि न्यायपालिका देश का सबसे सर्वोच्च है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन, अब इसमें फेडरलिज्म की बात कही गई है। क्या ये संघवाद है कि सबसे जुडिशरी के पास सबसे ज्यादा पावर है? नहीं, ये भी एक बात गलत है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि जो है देश में सरकार, एक से अधिक स्तरों पर सरकारें हैं, मतलब कि उनमें लोगों में जो शक्तियां हैं वो बांटी हुई हैं जो सरकारों के पास। जैसे कि सेंटर की सरकार भी है, सेंटर में केंद्र जो है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है सेंटर में, और स्टेट्स में भी तो डिफरेंट पार्टी की सरकारें हैं, और जो दूसरे हैं फिर पंचायती राज में है। ठीक है, ये 3 टाइप की जो है पावर्स की डिवीजन की हुई है एक हिसाब से। तो ये क्या है? ये फेडरलिज्म है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ये क्या है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये इसका सही उत्तर है। देश में सरकारों एक से अधिक स्तरों पर जो अस्तित्व है वो क्या है? इसका सही उत्तर है फेडरलिज्म है वो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स आर देयर, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो संविधान के अनुसार राज्य में कितने अंग हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 17, जुलू क्या है? व्हाट इज जुलू? अ लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका, कि दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि ये एक राष्ट्रीय जानवर है साउथ अफ्रीका का। अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या ये दक्षिण अफ्रीका एक पारंपरिक नृत्य है। अ ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका। ये भाषा है साउथ अफ्रीका की, क्या? जुलू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम इन, जो मसीह के प्रेरिस्ट सेंट थॉमस के बारे में माना जाता है कि वो इनमें से आए थे। कहां से आए थे? ये कर्नाटका से आए थे, तमिलनाडु, केरला या गोवा। ये वैसे स्टैटिक क्वेश्चन था, ये केरला से आए थे। केरला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबरर फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट, विच फंडामेंटल राइट विल बी वायोलेटेड। अगर कोई राज्य है वो क्या कर रहा है, वो दूसरे राज्यों में आने वाले मजदूरों को कह रहा है कि हम आपको काम नहीं देंगे, आप यहाँ नहीं रह सकते, तो उनके कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या देखते हैं? राइट टू फ्रीडम का हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कि उनका शोषण किया जा रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तोड़ने का कानून बनाया जा रहा है, कोई वट एवर, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उनसे स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है। अगर पर्सन कोई दूसरे राज्य में जाकर घूम नहीं सकता तो ये उनके राइट टू फ्रीडम, उनकी आज़ादी का जो फंडामेंटल राइट है उसे वायोलेट किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज, कि हमारी प्रणाली में संसद के पास अत्यधिक शक्ति है क्योंकि इट हैज पावर ऑफ ओवर रूल जुडिशरी, क्योंकि इसमें न्यायपालिका को खत्म करने की शक्ति है। वैसे ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमारी संसद न्यायपालिका को खत्म नहीं कर सकती। जुडिशरी इज द हायर अपेक्स बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि ये लोगों का प्रतिनिधि हैं, इसलिए ऑल पावर आर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट, कि जो सभी शक्तियां संसद के पास निहित हैं। इट हैज द पावर टू मेक लॉस, कि इनमें कानून बनाने की शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति तो है, पर इमेंस पावर, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, अत्यधिक शक्ति है, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 21, द राज्यसभा कैन हैव एट मोस्ट, कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं?
अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो उसका जो सही उत्तर है वो है क्या 235, 245, 260 या 225? तो उसका जो सही उत्तर है वो है 245 में हमें सदस्य हैं, जिसमें 12 को क्या किया जा सकता है? 12 सदस्य को नॉमिनेट किया जा सकता है। नॉमिनेट कौन कर सकता है? नॉमिनेट इनको राष्ट्रपति सीधा नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी आर्ट से हो सकते हैं, किसी भी साइंस में उन्होंने बहुत सारा काम किया हो, तो इनमें से इनको क्या किया जा सकता है? नॉमिनेट सीधा किया जा सकता है। और वही अगर लोकसभा की बात की होती तो लोकसभा में टोटल कितनी है? 545 है, और उसमें राष्ट्रपति द्वारा कितने नॉमिनेट किए जा सकते हैं? उसमें 2 किए जा सकते हैं, 2 नॉमिनेट किए जा सकते हैं लोकसभा में। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन डेमोक्रेसी इज, जो हमारी भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का क्या कार्य है? इम्प्लीमेंट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन्हें उनको लागू करवाना है। इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, की जो एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा अगर ये लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने लग गए? इलेक्ट द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव, या एनेक्ट लॉज की कानून बनाए। तो उसका जो सही उत्तर है वो है इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना ही किनका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। तो चलिए चलते हैं, हम अब अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो फिर भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।